डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2D प्लेन। तो आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट मतलब जैसे ये है तो इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा। अब आप ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता है तो बहुत बढ़िया है, तो रिवाइज कर लो, अगर नहीं पता तो सुन लो। सेक्शन फॉर्मूला वैसे मेरे ख्याल से आपका होगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो बस। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट्स। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सैयद जहां। सो आप अब आप लोग तो खुश हो ना कि वीडियो रेगुलर आ रही है। जैसे मैंने मैथ के अब 2 पार्ट डाल दी, और हाँ थोड़ी सी मिसमैच हो गया था नंबरिंग का। तो वो जो था, जो इससे प्रीवियस डले हैं वो पार्ट 3 और 4 है। जो मैं सेकंड थर्ड लिख रखे हैं वो 3 और 4 है। तो आज हमारा पार्ट 5 है, तो थोड़ी सी उसकी कन्फ्यूजन थी, तो ध्यान रखना वो। प्लस आपकी जो मैथ की एक्सरसाइज 1.1 है और 1.2 हो चुकी है कंप्लीट। हाँ 1.2 का लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई करा है। अगर करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कोशिश करूंगा या तो आज की क्लास में एंड में करा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, वो एंड ऑफ द चैप्टर जो एक्सरसाइजेज है उसका। ठीक है ना? तो फटाफट से जो हम पढ़ रहे थे, क्या चैप्टर क्या नाम है हमारा? ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स का यूज आप बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट निकालने आ गए। ठीक है ना? आपको ये पता चल गया अब शीशा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली जो बेसिक चीजें हैं। ठीक है ना? और यार तुम लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ मैं, देखो कॉलेज के साथ तुम्हारी वीडियो आते के साथ ही डलती है। बनाता हूँ तो अगले दिन डल जाती है। तो आज तो वैसे भी कॉलेज से मैंने छुट्टी ली थी, थोड़ा काम था। तो वही फिर मैं क्या कह रहा था, हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना। जब पता है तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ तो तुम भी थोड़ा सा करो, बस थोड़ा सा एफर्ट। नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए, उठ के वीडियो बनाऊँ। क्योंकि देखो थोड़े टाइम बाद फिर नहीं तो मेरा भी जो मोटिवेशन है डाउन हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो लाइक करके कमेंट भी करो कि आपको कैसा लगा, क्या चीज़ की कमी थी, कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो बताओ मेरे को जब तक बताओगे नहीं मैं कैसे आप लोगों की प्रॉब्लम समझूंगा। कोई आपको अगर कमी लग रही है, जैसे अगर कई होते हैं कि वीडियो हल्की सी देख के चले जाते हैं, तो क्यों जा रहे हैं वो मेरे को प्लीज आप बताओ, मैं और इम्प्रूवमेंट करूंगा। ठीक है ना? तो आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आपके फॉर्मूले हो गए, या थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग करेंगे आज हम। जो मेन एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे, वो लास्ट होएगी। ठीक है ना? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हाँ तो अपने पहला कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ना है फॉर्मूला, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2D प्लेन। ये 2D प्लेन का फॉर्मूला है, 3D का अलग आता है, उसमें भी आपको नहीं जाना। ठीक है? आपका मतलब नहीं है, वो 10th में आता है। लेकिन जो मर्जी कहो, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो बेसिकली आपकी मैथ बहुत अच्छी है। ठीक है ना? आगे बहुत काम आती है, कॉलेज लाइफ में भी हर जगह काम थोड़ा थोड़ा आता ही है मैथ का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इन 2D प्लेन। अब 2D प्लेन में आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो मैं चाहता तो मैं लिख के फिर समझा सकता था, लेकिन ये लिखते लिखते समझाऊंगा। तो ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। ठीक है? आपको कोऑर्डिनेट्स सब निकालने आते हैं। अगर नहीं आते तो पहला लेक्चर जाके मेरा देखो, मैंने वहां से आपको बिल्कुल डिटेल एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। ये समझ लो आपकी उंगली पकड़ के आपको यहाँ तक मैं लेकर आया हूँ। और अगर जो भी पीछे रह गया वो वापस जाओ, पीछे से स्टार्ट करो। तो ए बी का अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली इसका जो फॉर्मूला होता है, रुको, अंडर रूट हम एंड में लगा देंगे। पहले आपको समझाते हैं कि कैसे। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, देन अंडर रूट। तो मतलब बेसिकली ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है? अब इसमें आप बोलोगे कि हम x को पहले गिन रखें और y को पीछे गिन रख सकते हो। देखो किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा। बेसिकली अगर आप इसको भी आगे रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस ही है। अगर माइनस होता फिर आपको ऐसे ही रखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ आया। आप इसको आगे भी रख सकते हो, इसको पीछे भी रख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव। बाकी अभी ये भी इंटरचेंज कर सकते हो। बेसिकली आपको x वालों को एक साथ माइनस करना है, y वालों को एक साथ माइनस करना है, उनके होल स्क्वायर का सम करके आपको आंसर निकालना है। आप बोलोगे ऐसे चली गई, सर के ऊपर से चली गई। हाँ तो उसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट तो कुछ भी हो सकते हैं ना। तो पॉइंट है अपने पास 6,7 -6,7
और -5, -1। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है। लेकिन एक चीज़ है, आपको क्वाड्रेंट के साइन भी याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन ना, अभी क्वेश्चन ये हटाने से पहले ना एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आप मेरे को कमेंट में आंसर करोगे, वो मैं नहीं कराऊंगा। तो पी क्यू के बीच, पी क्यू का अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो √y2 विच इज -1, y2 - y1, -1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1, बोले तो -5 -6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो अंडर रूट एकदम बेबी स्टेप्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। -7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया -8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस -5 प्लस का 6 का होल स्क्वायर। बाकी अब आप बड़े हो गए हो, आपको डायरेक्ट करना चाहिए। -8 हो या +8 हो, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। और ये क्या है, -5 प्लस का 6, तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, जो कि 1 ही रहेगा। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती करी? ओके, मैं वही कहूँ, मेरा क्वेश्चन के साथ आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो ये तो आंसर आ गया √65। ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा ना, तो √65 यूनिट्स लास्ट में लिखना जरूरी है। आंसर पता है मेरा क्यों नहीं मैच हुआ था? जो मैंने क्वेश्चन देखा था ना, उसमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे -1 और -5 था। तो अब एक काम करो, आपका क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो यहाँ से अब मेरे को आप PR डिस्टेंस निकाल के दोगे -1, -5 से, तो आपका जो है PR डिस्टेंस आपने मेरे को निकाल के देना है। और एक क्वेश्चन और है, सपोज करो सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 5 यूनिट्स। तो अब आपको साइन के साथ मेरे को इसका वो बता देना, कोऑर्डिनेट बता देना। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, दोनों आप मेरे को आंसर करके बताएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आते भी हैं, सच बोल रहा हूँ, आते हैं। और मैं क्या खुशखबरी दे दूँ? ये लास्ट में दूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन आया हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। वर्टिसेस क्या होते हैं पता ही होगा ना। अरे ट्रायंगल सपोज करो, ये एक ट्रायंगल है, तो एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, तो ये 3 इसके वर्टेक्सेस हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। सपोज करो 0,4 पे ये है, ये 3,0 पर है और ये 0,0 पर है। अब आपको ग्राफ के साथ प्लॉट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही इमेजिन करो जस्ट, ठीक है। प्लॉट नहीं करने, प्लॉट जब करना होगा वो क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि प्लॉट करके दिखाओ भी सही। तो हमने A, B, C 3 पॉइंट मार्क कर लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला अगर मैं याद करूं क्या होता था, जरा हेल्प करो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्यों बोलते हैं इसको, मेरे को शेप नहीं समझ आया, ऐसा क्यों बोलते हैं? बोलते इसलिए शायद, जैसे मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, अब आपको बताना होगा। ट्रायंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 3 एंगल होते हैं, ठीक है ना। इसके 3 एंगल होते हैं, इसलिए इसको ट्रायंगल बोलते हैं, 3 एंगल। तो अगर मेरे को ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, ABC का पेरीमीटर तो निकलेगा AB प्लस BC प्लस CA। इन तीनों साइड्स को जोड़ूंगा तभी मेरे को मिलेगा ना पेरीमीटर। एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो पेरीमीटर होता है वैसे निकलता है। मैं सही हूँ? अगर मैं सही हूँ तो हाँ आपके दिमाग में आ रहा है। तो अब आप ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे? तो पीछे अभी हमने शायद एक डिस्टेंस फार्मूला नाम की चीज पढ़ी है। वो क्या करता है, उसको क्या चाहिए होता है, उसको बस एक 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं और वो पूरा डिस्टेंस बता देता है। बेसिकली वो इस जो साइड है उसकी साइड की लेंथ बता देगा। अगर मैं सपोज मेरे को निकालना है AB के बीच का डिस्टेंस, तो मतलब AB के बीच का डिस्टेंस यही हो गया ना, लेंथ हो गई इनकी, तो मतलब साइड की लेंथ भी निकाल देगा। तो अंडर रूट, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं तो भूल गया यार,
तुम लोग नहीं भूलना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 विच इज 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 तो 0, तो यहाँ से 4 आ गया, तो अंडर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर। आपको होल स्क्वायर तो सारे याद है ना, तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे काट दो या 16 लिख के फिर 4 लिख दो तो बात हुई है। ये कितना आ गया 4 यूनिट्स। सिमिलरली BC, अब मैं BC के लिए ये वाले, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4 या प्लस 4 सेम बात है, और इधर 3 का होल स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ वैसे तो बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि एक राइट एंगल है जिसकी दो साइड 4 और जैसे 3 4 है, तो मतलब ये आपको ट्रिक्स हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए। जैसे ये एक ट्रायंगल होता है, इसकी ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही होनी चाहिए हर बार। अगर पाइथागोरस में बेसिकली हर क्वेश्चन में आता है, मतलब पाइथागोरस अगर आपने कर रखा है तो पाइथागोरस में ये क्वेश्चन, ये बेसिक मतलब सबसे छोटे नंबर जो होते हैं ना वो यही आते हैं। 16 प्लस 9, अब मैं आपको बेसिकली सीधा सीधा बताऊं तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 आंसर इज 25। गुड। तो अंडर रूट ऑफ 25 कितना आ गया 5 यूनिट्स। तो अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, अब आप 9th में आ चुके हैं। अब बात करते हैं CA की, तो CA पे बात करते हैं ये, ठीक है ना। तो y2 0 माइनस y1 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 0 प्लस, और ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो अंडर रूट ऑफ 9 बोल लो या फिर 3 यूनिट्स बोल लो, ठीक है ना, समझे। तो हमारे पास ये आ गई 4 5 एंड 3 यूनिट्स। तो कितना हो गया टोटल, तो पैरामीटर क्या है, तो AB को जोड़ो 4 प्लस BC को जोड़ो 5 प्लस CA को जोड़ो 3, तो कितना आ गया ये 5 एंड 4 9, 9 एंड 3 12 यूनिट्स इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक इफ द पॉइंट्स 1, 1, 5, 2 एंड 9, 5 आर कोलिनियर। अब आप बोलोगे ये क्या नया भला है, धीरे धीरे वर्ड सर आप ऐसे ऐसे यूज कर रहे हो जो हमें पता नहीं है। ये हो सकता है कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको पता होगा, तो मैं सबके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो इसलिए मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं। सपोज करो यहाँ पर 3 पॉइंट है, ठीक है, और अगर ये तीनों एक ही लाइन ज्वाइनिंग पे आ रहे हैं, कि मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, उस पर ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है, तो ये चारों पॉइंट कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर है सारे पॉइंट्स। और एक चीज आपको बता दूं, एक लाइन पर 2 से ज्यादा पॉइंट अगर होते हैं तभी वो कोलिनियर होते, क्योंकि लाइन जो है 2 पॉइंट से तो मिलकर ही बनती है, मतलब ये 2 तो कोलिनियर हमेशा ही होंगे, तो इसलिए इनको कोलिनियर ना बोल के 3 पॉइंट्स हैं इनको हम कोलिनियर बोलते हैं। तो इसलिए अभी हमें कोऑर्डिनेट भी 3 पॉइंट के दे रखे हैं, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट है, इसको A, इसको B, इसको C मान लेते हैं। ये A, ये B, हमें चेक करना है कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। अब चेक करने का सिलसिला कैसे जारी होगा, तो सिंपली आपने अभी फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। कोलिनियर चेक करने के लिए देखो सबसे बड़ा इन दोनों, ये देखो ये पूरी लाइन क्या है AC, और AC किससे मिलकर बनी है AB और BC से, तो AB प्लस BC जो है हमें AC मिलना चाहिए, तभी ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, कि AC पूरी लाइन है और AB और BC जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, तो इन दोनों पार्ट्स को जब ज्वाइन करेंगे तभी तो पूरी लाइन AC बनेगी, समझ रहे हो ना। तो बात करते हैं हम कैसे, AB पॉइंट निकाल दो पहले फटाफट से। अब आपको याद हो गया सब कुछ कैसे करना है। अंडर रूट y2 माइनस y1, y2 यानी B का ये रहा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसका आंसर फटाफट से निकालो, कितना आ गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, अंडर रूट ऑफ 17।
अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होएगी, आपको मैच करना पड़ेगा पेस, नहीं तो आप पॉज करके खुद ट्राई भी कर सकते हो सिंपली। अब BC पॉइंट के लिए y2 यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सही जा रहा हूँ? कहीं पे गलत लगे तो ठीक अपने आप कर लेना। क्या आना चाहिए? 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो गया? 25। तो ये कितना आ गया? 5 यूनिट्स। CA का डिस्टेंस C और A, तो y2 which is 5, सॉरी y2 is 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सिंपली। तो ये कितना आ गया? 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16 कितना हो गया? 80 हो गया। तो अब 80 को आप तोड़ लो पहले यहाँ पे। 82, ये तो आता ही होगा, एलसीएम लेना। 2 20 10 5 एंड 5। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और दो चीज़ों को मिलाया तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों में से 2 बाहर आ गया, तो बाहर क्या आ गया? 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 5, तो जो कि आपको मिल रहा है 4√5 यूनिट्स। तो एक चीज़ मैं आपको अब जरा हम चेक कर लेते हैं। AC ये बोल रहे हैं, AC बोल रहे हैं, एक ही बात है, AC बोल लो चलो। अरे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो AC है, तो AC आ रहा है 4√5। तो अगर आप इसको 17 और 5 को जोड़ रहे हो तो क्या आपके पास ये सेम चीज आ रही है? आप जोड़ के ट्राई करो कि आपको आना चाहिए 4√5, और यहाँ पर है √17 प्लस 5। कहीं से भी आप इसको नहीं जोड़ सकते, तो ये चीज तो हो गई पॉसिबल नहीं हो सकती। तो मतलब ये पॉइंट जो हैं नॉट कोलिनियर। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आप हमेशा ये नहीं बोलोगे कि कोलिनियर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चेक इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा कोलिनियर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो शो करो, लिखा होगा शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। शो करो मतलब कि कंफर्म है पॉइंट्स कोलिनियर है, आपको बस शो करके दिखाना है, फिर आपका आंसर मैच होगा। यहाँ पे चेक बोला है तो इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 50-50 है। लेकिन वैसे शो दैट आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। और अगर आपका इधर आंसर मैच नहीं भी करता तो आप 2 बार चेक करोगे कि हाँ मैंने कहीं मिस्टेक करी होगी। नहीं तो अगर ऐसे टाइम्स में आप क्या करोगे कि नहीं मैच हो रहा, तो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं हुआ। तो इसीलिए, ठीक है ना। तो चेक शो दैट आए तो बढ़िया है, चेक आए तो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मेरे को लगा कि ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता है तो बहुत बढ़िया है, तो रिवाइज कर लो, अगर नहीं पता तो सुन लो। और एक चीज और कि मैं ये नहीं कह रहा कि इसी चैप्टर में काम आएगी, आगे किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में आ सकती हैं ये चीजें। तो सबसे पहले आपको शेप पता होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी है, ठीक है ना, तो इसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, इक्वल होगी, पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। तो इसका नाम हमने रखा है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिखना है इसलिए। और जो डायगोनल है, डायगोनल कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। एक तो बीच में पता नहीं कौन कौन करता है, डायगोनल अनइक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल होती है, बट इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अब मेरे को ये मत पूछना कि डायगोनल क्या होते हैं, ये होते हैं डायगोनल जो अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ये डायगोनल होते हैं। और अपोजिट साइड ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल भी इक्वल्स होते हैं, डायगोनल भी इक्वल। इसमें अपोजिट साइड है, इसमें सारी साइड है। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती हैं। इसमें ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। सिमिलरली इसमें भी ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। रोम्बस, रोम्बस से मेरे को याद आती है काजू कतली।
तो रोम्बस की भी सारी साइडें बराबर तो होती हैं, बट जो इसके डायगोनल होते हैं ये बराबर नहीं होते। ऑल साइड्स आर इक्वल बट जो डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, समझे? ट्रायंगल का भी आपको बता दिया, इनके एरिया आपको याद होने चाहिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट पॉइंट्स दिस प्लॉट। अब अगले ने सामने से बोला है कि प्लॉट करके बताओ, तो अब आप प्लॉट करोगे। नहीं बोला तो आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर कहीं पर लिखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्लॉट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बाकी आप रफ में या फिर अगर आपको लगता है कि कोलिनियर वाला क्वेश्चन है आप आसानी से प्लॉट करके कर सकते हो तो आप वैसे कर सकते हो, उसके भी नंबर मिलेंगे, कटेगा कुछ नहीं नंबर। ओके, तो प्लॉट्स करो पॉइंट ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स को जो है आपको प्लॉट करना है। ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, प्लेन बनाओगे ऐसे करके, फिर आपको पॉइंट्स प्लॉट करोगे। ठीक है, इज ए बी सी डी स्क्वायर। अब आप पॉइंट को प्लॉट करोगे। ठीक है ना, चलो पॉइंट मैं आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ। तो ये है 2,1, तो 2 यहाँ से कहीं होगा 2 और यहाँ से कहीं 1 होगा। ठीक है, रफली ए, और ये -1,2, -1 x से -1 और y से 2, तो यहाँ कहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो रफ है, इसमें आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन आप फिर मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा -2 और 1 तो यहाँ कहीं आ जाएगा ना। ठीक है, और ये d आएगा 1, -2, तो मोटा मोटा यहाँ ऐसे कुछ बनेगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये थोड़ा सिमिलर तो लग रहा है स्क्वायर से। वाह भैया, शेप तो सही बन गई फिर भी। हाँ, तो अगर वो स्क्वायर है तो कैसे है, एक्सप्लेन करो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होएगा, तो अभी मैंने आपको क्वाड्रिलेटर पढ़ाया था। तो जो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्या होता है? जिसकी 4 साइड होते हैं। हाँ सही, शाबाश। तो जिसकी 4 साइड होती है वो होता है क्वाड्रिलेटर। और क्वाड्रिलेटर में मैंने आपको पढ़ाया था अभी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। ठीक है ना, तो स्क्वायर में मैंने आपको बताया था इक्वल साइड्स होती है और इक्वल डायगोनल होते हैं। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट हैं, आपको पता चल गया कि ये स्क्वायर है, बस आपको बताना है कैसे है। तो ए बी सी डी, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, देख लेना। ठीक है ना, तो अब आप क्या करोगे, आपको ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी, और मैं पहले बता दूं ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से उल्टे लग गए जो भी है। बी सी निकालो, फिर सी डी निकालो, फिर डी ए निकालो। ठीक है, 4 पॉइंट निकालो, और ये 4 पॉइंट बराबर आने चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आप ये निकाल के दोनों डायगोनल आप ए सी निकाल दो और बी डी निकाल दो, और तब इन दोनों को बराबर करके आप लिख दो कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया आप बता दो, आपके पास साइड्स हैं और एरिया आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता तो बता देते हैं, वो होता है साइड के स्क्वायर का, साइड स्क्वायर होता है। मतलब जैसे ए बी का मतलब जो साइड होती है ना, साइड सारी बराबर होती हैं, तो साइड लेट अज्यूम करो ए है, तो ए स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको साइड्स निकालनी है, दिखाना है बराबर है, तो फिर आगे आपको बढ़ना है। बराबर ही होगा, गारंटी है। पूछो क्यों? आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंसर कैसे पता चले। देखो इज एबीसीडी स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, कि कैसे एबीसीडी स्क्वायर है, और आखिर में उसने एरिया पूछ ही लिया। अगर उसने एरिया पूछ लिया इसका मतलब वो स्क्वायर जरूर होगा, और अगर नहीं आ रहा तो कुछ गलती है, आप दोबारा रीचेक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना। So your next question is prove that the point A, B, C are the vectors of an vertices of an isosceles right angle triangle। अब मेरे कुछ ऐसे अनोखे छात्र भी होंगे या मेरे भाई बहन जो थोड़े कमजोर होंगे, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए भी मैं खड़ा हूँ, सबके लिए ही हूँ। तो कितने बच्चे ऐसे जिनको आइसोसेलेस का मतलब नहीं पता, ये चलो मैं एक काम करता हूँ, बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। तो ये जैसे एक ट्रायंगल है, और अगर इसकी कोई भी 2 साइड, चाहे वो ये 2 हो चाहे वो ये 2 हो, मतलब कोई सी भी 2 साइड, ठीक है ना, तीनों नहीं, कोई सी भी 2 साइड अगर इक्वल हैं तो ये होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और
अगर कोई मेरा ऐसा ट्राइंगल है जिसकी ये और ये तीनों साइड बराबर हैं तो वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर कोई ऐसे में है जिसकी ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एच, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस, तो ये होता है ना परपेंडिकुलर। तो अगर कोई सा ऐसे आ रहा है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और राइट एंगल है तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, बेसिकली मेन ये तीन होते तो और भी होते हैं, बस आपने ये समझना है, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो है ये जिसकी दो साइड बराबर है, वो राइट एंगल भी है, मतलब उसकी दो साइड भी बराबर है और वो ये कंडीशन को भी फुलफिल करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो चीजें, अगर आपको भी ये चीजें पता ना होती तो ये दिक्कत कर देती, ठीक है ना। तो मैं हटाऊं जरा इनको, जगह खाली करो भाई लोग। तो अब हमारे पास पॉइंट ए बी सी तीन पॉइंट हैं, तो मतलब ये कुछ बनना तो ऐसा सा चाहिए। अब यहाँ पर वो होना चाहिए 90 भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें आइसोसेलेस और राइट एंगल दोनों प्रूव करने हैं, क्योंकि प्रूव दैट आइसोसेलेस राइट एंगल, तो दोनों मतलब 90 वाली कंडीशन भी ये भी। तो अब मैं ए बी सी डी अभी मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि कौन सा ए कौन सा बी है कौन सा सी है, क्योंकि हमें पता नहीं 90 डिग्री किनके बीच में बन सकता है। तो सबसे पहले आप निकालोगे ए बी, फिर निकालोगे बी सी, फिर निकालोगे सी ए। निकालो कितना आ रहा है, मैं भी निकाल लेता हूँ आपके साथ, एक काम करता हूँ आपके सामने ही मैं भी निकाल रहा हूँ। तो ये वाला आ जाएगा 5 यूनिट्स एज आई गेट्स, लगता था ये चेक कर लेता हूँ। 4 16 ठीक है सही आ रहा है। तो अब निकालते हैं बी सी की बारी आई तो 25, ये भी आएगा 5 यूनिट्स, ठीक है। फिर तीसरा निकाल लेते सी ए, तो अब इसका निकालो तो ये आना चाहिए √50। देख लो भाई, ऐसी कैलकुलेशन मेरे जैसी सीखो, प्रैक्टिस करो बहुत सारी, या ज़्यादा बोलना तो दोनों मिक्स होके साजी, ऐसा बन गया कुछ, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपकी ए बी और बी सी साइड आ गई बराबर, तो ये कंडीशन किसकी थी, ये थी आइसोसेलेस की कंडीशन की दो साइड्स कोई भी बराबर आनी चाहिए। और अब कंडीशन राइट एंगल की है, तो पहले एक सेकेंड, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ए बी और बी सी बराबर हैं, क्योंकि देखो ये साइड हाइपोटेनस है, ये हमेशा ही बड़ी होगी कि नहीं होगी, तो ये और ये साइड बराबर हो सकती है, तो इसके कैसे बन सकती है, तो ये बन सकता है ए, ये हो सकता है बी और ये हो सकता है सी, क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, राइट एंगल प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए का स्क्वायर। तो ए बी के स्क्वायर की बात करें तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √50 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 25 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50, तो बिल्कुल सही है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। तो आप ऐसे बोलोगे कि देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज इट fulfills the condition of Pythagoras theorem and also it fulfills the condition of isosceles triangle by having two equal sides। वाह, तुम्हारे लिए मैंने स्टेटमेंट जो बोली है अब इसको आराम से लिख लेना और अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं जल्दी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चंस और भी हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, चल मैं बता ही रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है ये आपकी एनसीईआरटी की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के ही हैं, मतलब वही क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ। तो जो मैं आप करा चुका हूँ मैं वो लास्ट में नहीं कराऊंगा, आप जाकर चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। एक सर्कल वाला क्वेश्चन भी होगा कि एक सर्कल के है 3 पॉइंट है तो कैसे होंगे, वो सब हम नेक्स्ट करेंगे, नहीं तो सेम कॉन्सेप्ट सेम ही है उनमें भी। तो आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब जैसे ये है तो इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा। अब आप कह रहे हैं ये कैसे, मतलब सेंटर बीचों बीच है ना, लाइन के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब ये भी पार्ट इक्वल है ये भी पार्ट इक्वल है। तो मिड पॉइंट वही होता है जो एक लाइन को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, जैसे ए बी सी, तो यानी कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर होना चाहिए, होना ये चाहिए ना, दोनों पॉइंट्स अगर वो हैं
तो अब इसका एक फॉर्मूला भी है। अगर आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि है x, तो x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से x1 यहाँ से x2 डिवाइड बाय 2। अब y के लिए आपको निकालना पड़ेगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि ये कितने रेशियो में डिवाइड करता है तो ये होता है 1:1 के रेशियो में, मतलब दोनों पार्ट बराबर हैं। तो ए बी, अगर ए बी बी सी बराबर हैं तो ए बी बाय बी सी क्या होना चाहिए, अगर दोनों बराबर है तो कट के क्या आना चाहिए 1/1। तो ये क्या हो गया 1:1 का रेशियो बनाती है। समझे, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब एक फॉर्मूला और आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्शन फॉर्मूला में क्या फर्क आता है। ठीक है ना, फॉर्मूला उसमें भी ऐसा ही लगता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन डायग्राम, हम यही यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। वैसे मेरे ख्याल से आपका होगा नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो, बस तुम्हारा समझ आ जाएगा ये पॉइंट आए कैसे। m कॉमा n रेशियो में डिवाइड, m:n के रेशियो में डिवाइड करता है। सेक्शन फॉर्मूला कभी भी मिड मतलब ये कह लो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला इज अ स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला व्हेन m and n आर 1 and 1। मतलब कि मिड पॉइंट फॉर्मूला भी एक तरीके का सेक्शन फॉर्मूला है जब m और n की वैल्यू 1 और 1 होगी। ठीक है ना। तो अभी ये m और n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो x क्या आ जाएगा, वो आएगा n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, क्योंकि वहां पे 1 और 1 था तो 1 प्लस 1 2 हो गए थे, और 1:1 के रेशियो में, इसलिए हमने मल्टीप्लाई में भी नहीं शो करे। सिमिलरली y के केस में आप कैसे लिखोगे, n इंटू में y1 प्लस m इंटू में y2 अपॉन में m प्लस n। सिमिलरली सेम चीज है, बस अब अगर आप m और n की वैल्यू 1 1 रख दोगे तो 2 2 1 1 1 1, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। और अगर कोई रेशियो दे रखा है तो आप ऐसे करोगे। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, मेरे ख्याल से आएगा नहीं अभी सेक्शन फॉर्मूला। तो अब इसका एक आधा क्वेश्चन इसका करेंगे, फिर देखते हैं और टाइम बाकी। ओके, तो अपना मिड पॉइंट का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट निकालो जब आपको पता है कि m जो है, m यानी कि ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है a और b का, यानी कि ये है a, ये है b और ये होगा m। ठीक है ना। आपको इसके पॉइंट दे रखे हैं a के 3, -4, तो -7, 1 इसके दे रखे हैं और इसके x, y दे रखे हैं। तो आपको b निकालना है और 1:1 का रेशियो भी है। मिड पॉइंट तो वही होगा ना जिसका 1:1 का रेशियो होगा। तो अब मैंने आपको बताया था x = x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x यहाँ पर हमें गिवन है। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। वैसे तो क्वेश्चन में यार अब वही आएगा, तो चलो क्वेश्चन ही ले लेते हैं। थोड़ा सा अब आप समझो कि यहाँ पर x ये वाला है और x1 जो है वो ये है और x2 जो है वो ये है। x बोले तो -7, x1 बोले तो 3 एंड दिस इज x डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इधर गया -14, प्लस का 3 यहाँ के माइनस का 3 = x। तो x कितना आ गया -17। सिमिलरली अब आपको y का मैंने बताया था y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y कितना है, y 1। तो 1 = y1 यानी -4 प्लस y डिवाइडेड बाय 2, 2 इधर गया 2 प्लस 4 = y। तो y कितना आ गया 6। तो आपका अगर b पॉइंट की बात करूं तो वो आएगा -17,6। एक बार आप लोग भी निकालना, कोई गलती तो नहीं। ठीक है ना। तो आपको ये समझ आया कि मिड पॉइंट के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं या ये वाला पॉइंट पूछ, मतलब इन तीनों में से 2 पॉइंट, 3 में से 2 पॉइंट गिवन होंगे, एक पूछा होगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अपनी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और हाँ सॉरी यार, ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी कि अगर मैं 1.2 का 4th क्वेश्चन कराऊँ। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे ये वीडियो डालूंगा ना, तो इसके साथ ही वो क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, सिर्फ उसमें एक यही क्वेश्चन होगा और कुछ नहीं होगा। 1.2 का 4th क्वेश्चन ओनली। ठीक है ना। तो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, भूल गया, क्वेश्चन चल रहा था, सॉरी।
द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ए बी, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड, एक एंड डायमीटर के एक साइड, जैसे ये सर्कल है, ये अगर पॉइंट है सेंटर सी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होकर जाता है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि वन एंड ऑफ द डायमीटर, एक एंड डायमीटर ए बी डायमीटर के एक एंड के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ए के दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 4,-1, ठीक है। ए के आपको कोऑर्डिनेट दे रखे, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे 1,-3 और पूछ लिए बी के कोऑर्डिनेट्स। ओ बी के कोऑर्डिनेट्स इसने पूछ लिए, जो कि हम मान लेते हैं, कुछ नहीं दे रखा तो पी क्यू मान के चल देते हैं। तो अगर आप ये सर्कल भी हटा दो तो ये क्या, एक, क्योंकि आपको पता है कि ये रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर, और ये दोनों बराबर है, यानी कि ये बराबर ही काट रहा है, 1:1 का रेशियो आ गया दोनों में, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो सेंटर इज, ये हमेशा बात ध्यान रखना, सेंटर इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ द डायामीटर। डायमीटर का हमेशा सेंटर जो है वो मिड पॉइंट रहता है। तो अब आप निकालोगे कैसे, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x यहाँ पर क्या है 1 और x1 क्या है 4 और ये क्या है p डिवाइडेड बाई 2। तो p कितना आ गया -2। अब q की बारी, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y कितना है -3, y1 is -1 and this is q divided by 2। तो ये माइनस क्या हो गया 6 और ये हो गया +1 q। तो q कितना आ गया -5, q कितना आ गया -5। ओके, तो आपके पास p और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए सिंपली। बस आपको इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का ध्यान कैसे देना है, अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, और यहाँ पे x1 x2 आप पहले दिखाओगे कि x1 4 है, x2 p है, मतलब ऐसे डायरेक्टली पुट नहीं करोगे, बस ये रिप्रेजेंटेशन का आपको ध्यान देना है, बेबी स्टेप्स करके दिखाने, क्योंकि बेबी स्टेप्स के ही नंबर है, ठीक है ना। बेबी कैसा क्यूट लगता है, ऐसे बेबी स्टेप टीचर को क्यूट लगते हैं कि बच्चे ने अच्छे से डिटेल में लिखा है, बड़ा बड़ा लिखो, पेज भर जाए, मजा आ जाए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं तुम्हें अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मैं जो था 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आधा पेज, पूरा पेज भर आता था। मैडम ने नंबर 2 ही देने हैं, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है फिर आप पूरा पेज भर रहे हो, पेज से मतलब नहीं है, पेज हटाओ, अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखना है, 2 नंबर में 5 नंबर में भी। और एक चीज बता दूं, 2 नंबर में टाइम कम, 5 नंबर में टाइम ज्यादा देना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका हाफ ईयरली का सिलेबस कहाँ तक है वो मुझे बता दो, जैसे 70-80 नंबर वाले पेपर होते हैं, तो कोशिश करूंगा, मतलब कोशिश क्या है यार, जितना तुम्हारा सिलेबस होगा, डेट होगी, उस अकॉर्डिंग जल्दी करा दूंगा, अच्छे से समझा के स्टेप बाय स्टेप। और जो चैप्टर कराए हैं वो रिवाइज भी कर लो, ये वीडियो भी देख लेना, ठीक है ना, तुम्हारे बढ़िया हो जाएंगे, मेरे पे पूरा विश्वास रख के चलो। तुम लोग विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास रख के मेरे को कमेंट में लिखो, 100% गारंटी देता हूँ। जो टॉपर तुम्हारी क्लास का, हर क्लास का एक टॉपर होता है, वो लाता है अगर 75 में से 80, तो इतनी गारंटी मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें उससे ज़्यादा, 1 नंबर ही चाहिए, 1 नंबर ही सही, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा अगर तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे को पूरा विश्वास अपना दिखाओगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे करा रहा हूँ, करते चलो। और हाँ, और अगर मैं ये बता दूँ कि जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ वो सफिशिएंट नहीं है, ये है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट है। क्वेश्चन जैसे मैथ में, मैथ्स इज ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिस, तो मैथ के क्वेश्चंस आपको, और जैसे कईयों की 9th में भी RD शर्मा लगी होती है, अगर लगी हुई है तो उससे थोड़ी प्रैक्टिस करो। बाकी जैसे ही सिलेबस एक बार खत्म हो जाए, जनवरी तक मोस्ट प्रोबेबली मैं सारा सिलेबस खत्म करा दूंगा, तो जनवरी तक अगर आपका साइंस और मैथ दोनों का सिलेबस खत्म हो गया, फिर मैं जो असाइनमेंट होते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, वो शुरू कराऊंगा, ठीक है ना। और हो सकता है उसके बाद मैं एक न्यू सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, कर दूँ, बता दूँ अभी, देख लो, या छोड़ रहने देते हैं, बताऊँ, सुनोगे, चलो सुनो। तो न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है, जो मैंने आपको नोट्स पहले भेज चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अब क्या होगा, अब जो उस सीरीज स्टार्ट होगी उसके अंदर होगा 30 मिनट्स में आपका फुल चैप्टर रिवीजन, यानी ये कह लो 1 शॉट, जो आप लोग बोलते हो, जो आप लोगों को एट द मोमेंट चाहिए होती हैं,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन कैसे आएगी, ठीक है ना। तो जाकर फटाफट इन सब चीज़ों के लिए जनवरी तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, आपके लिए सब कुछ आएंगी। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पर लाइक करना है, पसंद आया और अगर कोई कॉन्सेप्ट छूटा हो या कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना। टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लो, नोट्स डल चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, शायद अगर मैंने किसी के नोट्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैं आंसर डालना शायद भूल गया हूँ, तो मैं कमेंट में लिख देना कि अगर कुछ रह गया है। मेरे ख्याल से तो शायद रहता है या नहीं रहता। तुम लोग देखो यार, पढ़ना तुमने भी तो है, तुम भी थोड़ा सीरियस हो जाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इसको पूरा करो। और वो जो 1.2 का क्वेश्चन है वो भी मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। बाय।